स्वागत है दोस्तों, आप सभी का हिंदी समाचार यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पर आपको मिलती है देश और दुनिया की सभी जानकारी हिंदी में और सही और सटीक जानकारी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर नजर डालते हैं एक बार कोरोना की बीमारी पर। देश में संक्रमितों की संख्या यहाँ पर 2,21,222 के करीब पहुंच चुकी है। अब तक यहाँ पर 6,186 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना से और 1,06,071 लोग यहाँ पर कोरोना से ठीक हुए हैं। आगे हम वीडियो में यहाँ पर देखने वाले हैं कि यहाँ पर रिजर्व बैंक ने मॉरेटोरियम पीरियड में ब्याज माफी की मांग को गलत बताया है। प्रवासी मजदूरों को झटका लगने वाला है क्योंकि 256 श्रमिक स्पेशल ट्रेन यहाँ पर रद्द होने वाली है। इसमें महाराष्ट्र, गुजरात और यूपी सबसे आगे है। पाकिस्तान किसान अब टिड्डियों से कमाएंगे पैसा, इनको मिलने वाला है यहाँ पर 20 रुपये प्रति किलो यहाँ पर पैसा। खुलने वाले हैं मंदिर, दर्शन करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है यह भी आगे हम देखने वाले हैं। बिहार शिक्षा विभाग ने मांगे हैं सुझाव, जल्द खुल सकेंगे स्कूल कॉलेज। साथ ही भारत और चीन कमांडो की शनिवार को बैठक होने वाली है। इसमें वो भारत और चीन के बॉर्डर के मामले पर यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बड़ी खबर यहाँ पर देखते हैं। विजय माल्या को लाया जा रहा है भारत, अफसर बोले कोई सूचना नहीं। शराब कारोबार विजय माल्या को भारत लाने को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। भारतीय जांच एजेंसियों ने उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है कि विजय माल्या को भारत कभी भी मुंबई लाया जा सकता है। सरकार ने सीनियर सूत्रों के इंडिया टुडे को बताया कि ब्रिटेन की तरफ से भारत को इस संबंध में अब तक कोई भी सूचना नहीं मिली है। असल में कहा जा रहा था कि विजय माल्या को कभी भी भारत पहुंचा जा सकता है, लेकिन सूत्रों के इन रिपोर्टों के खारिज कर दिया है कि उनका कहना है कि उन्हें कभी अभी भी इस सिलसिले में ब्रिटिश प्रशासन की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं मिली है। यह पूछे जाने पर विजय माल्या को प्रत्यापित किया जा सकता है कि इस मामले पर करीब से नजर रखने वाले एक सीनियर अफसर ने बताया कि हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि ब्रिटेन के गृह सचिव ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं या नहीं। जब तक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं हो जाते हैं या हमें मामले की स्थिति के बारे में सूचित नहीं किया जाता है, तब तक यह अनुमान लगाना मुश्किल होगा कि विजय माल्या को कब प्रत्यर्पित किया जा सकता है। प्रत्यर्पण अधिनियम के मुताबिक विजय माल्या को भारत भेजने को लेकर दस्तावेजों पर ब्रिटेन के गृह कार्यालय के सचिव के दस्तखत की अंतिम तारीख 11 जून 2020 है। डूबता जा रहा है अनिल अंबानी का पूरा कारोबार, कंपनियां एक के बाद दिवालिया होने पर कगार पर। अनिल अंबानी के दुनिया के छठे अमीर शख्स हुआ करते थे, लेकिन आज उनके सितारे गर्दिश में है। अपने भाई मुकेश अंबानी के मुकाबले वह एसेट खड़ा करने की दौड़ में काफ़ी पिछड़ गए हैं। इनकी कंपनियों पर 90,000 रुपये करोड़ का यहाँ पर कर्ज है। अनिल अंबानी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाना उनके कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल बिजनेस ने। उनकी मुश्किलें 2014 से बढ़नी शुरू हो गई है। मार्च 2008 में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,36,000 करोड़ से भी ज़्यादा था, लेकिन फरवरी 2019 में इसकी कीमत 25,000 करोड़ रुपए से रह गई है। जब 3 चीनी कंपनियों ने उनके खिलाफ अपने 5,000 करोड़ रुपए के कर्ज की वसूली के लिए उनके खिलाफ ब्रिटिश के अदालत में दावा ठोका, तो अनिल अंबानी ने कहा कि उनके पास एक भी पैसा नहीं है, उनकी नेटवर्थ जीरो है। अगली बड़ी खबर यहाँ पर, मई में सर्विस सेक्टर में भारी गिरावट, नौकरियां पैदा होने के आसार बेहद कम। कोरोना संकट का असर मैन्युफैक्चरिंग के साथ सर्विस सेक्टर पर भी पड़ा है। सर्विस सेक्टर की गतिविधियों को दिखाने वाले सर्विस पीएमआई में मई में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। मई में सर्विसेज पीएमआई 12.6 पर रहा है, जो अप्रैल के 5.4 से, लेकिन अभी भी यह काफ़ी कम है। दरअसल पीएमआई इंडेक्स का 50 से नीचे रहने का मतलब आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती को दर्शाता है, लेकिन इंडेक्स में सर्विस सेक्टर की इतनी कम स्कोरिंग को संक्रमण की वजह से इसे लगे गहरे झटके को दिखाता है। पीएमआई के जरिए आर्थिक गतिविधियों को आंकड़ों को से 14 साल से इतिहास में पहली बार इतने कम गिरावट हो चुकी है। पीएमआई से जुड़ी रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉकडाउन की वजह से सर्विसेज की मांग काफ़ी नीचे चली गई है, इसलिए इंडेक्स में इसकी स्कोरिंग इतनी नीचे चली गई है। अगले 12 महीनों के दौरान भी सर्विस सेक्टर का कारोबार मंदी रहने का आशंका जाहिर की गई है। इसमें कहा गया है कि घरेलू और विदेशी बाजार दोनों जगह सर्विसेज की मांग में कमी देखी जाएगी। सर्विस सेक्टर में नौकरियां पैदा होने की रफ्तार भी धीमी रह जाएगी। रिजर्व बैंक ने मॉरेटोरियम पीरियड में ब्याज माफी की मांग को गलत बताया, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस मांग का विरोध किया कि कर्ज के किस्तें 6 महीने तक टालने की अवधि यानी मॉरेटोरियम के दौरान बैंक ब्याज भी माफ करे। रिजर्व बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के हलफनामा दायर कर कहा कि इससे बैंकों को 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि लॉकडाउन के दौरान लोन की किस्त के ब्याज में छूट मिलनी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक से जवाब मांगा। मामले पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोरोना संकट के बीच लोगों को, कॉरपोरेट जगत को परेशानी से बचाने के लिए लोन की ईएमआई भुगतान टालने यानी मॉरेटोरियम की सुविधा दी गई है। रिजर्व बैंक ने सबसे पहले मार्च में के अंत में इसका ऐलान करके हुए कहा था कि 3 महीने के लिए दिया था, लेकिन हाल ही में इसे फिर 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कुल 6 महीने मार्च से लेकर अगस्त तक के लिए यह सुविधा दी गई है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि इस दौरान अगर कोई
लोन की किस्तें नहीं चुका पाता है तो बैंक उस पर दबाव नहीं बनाएंगे और न ही ऐसे लोगों को डिफॉल्टर की श्रेणी में रखा जाएगा। इस चूक पर किसी तरह पेनल्टी भी नहीं लगाई जाएगी और उनकी क्रेडिट रेटिंग भी नहीं खराब होगी, लेकिन इस माफी अवधि का पूरा ब्याज लोगों को चुकाना होगा। प्रवासी मजदूरों को झटका, 256 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें रद्द, महाराष्ट्र गुजरात यूपी सबसे आगे। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को यात्रा करने का प्लान कर रहे प्रवासी मजदूरों को कामगारों के लिए बड़ा झटका लग सकता है। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को रद्द किया है। रेलवे की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक रविवार तक 4040 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी। वही राज्यों में से 256 ट्रेनों को रद्द किया है। ऐसा करने वालों में महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक एवं उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। आंकड़े के अनुसार महाराष्ट्र ने 1 मई से अब तक 105 ट्रेनें रद्द की है। रेल मंत्री पीयूष गोयल महाराष्ट्र द्वारा ट्रेनें मांगने और उनका इस्तेमाल नहीं करने को लेकर बहुत मुकर रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार गुजरात ने 47 ट्रेन, कर्नाटक ने 48 तथा उत्तर प्रदेश ने 38 ट्रेनें रद्द की है। वैसे सर्वाधिक ट्रेनें गुजरात से ही चली है। अधिकारियों ने संकेत दिया कि ज़्यादातर ट्रेनें भेजने वाले और उनके गंतव्य वाले राज्यों के बीच तालमेल के अभाव के कारण रद्द हुई है। हिट रहा RIL का राइट इशू, मिले 84,000 करोड़ रुपए के आवेदन। उद्योगपति मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भारत के सबसे बड़े 53,124.2 करोड़ रुपए के राइट इशू को पूरा कर दिया है। RIL का यह राइट इशू 20 मई को खुला था, जो 3 जून को बंद हो गया। इस इशू को अंतिम दिन यानी 3 जून को 1.59 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। आपको बता दें कि यह देश का सबसे बड़ा राइट इशू है। वही किसी गैर वित्तीय कंपनी द्वारा पिछले 1 दशक में लाया गया विश्व का सबसे बड़ा राइट इशू है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक बयान में बताया कि कंपनी के शेयरों को मिली कुल बोली अनामूलित मूल्य करीब 84,000 करोड़ रुपए है, यानी यह कंपनी 53,124.2 करोड़ रुपए के लक्ष्य से कहीं ज्यादा है। बहरहाल राइट इशू शेयरों को आवंटन को मंजूरी देने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के निर्देशक मंडल की बैठक 10 जून को होगी। इन राइट इशू शेयरों को BSE और NSE पर अलग अलग 12 जून 2020 को सूचीबद्ध कराए जाने की उम्मीद है। कहा होगा फंड का इस्तेमाल। बीते दिनों रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से जानकारी दी गई थी कि राइट इशू से मिलने वाली रकम 3/4 का इस्तेमाल कर चुकाने में कराएगी। कंपनी के मुताबिक कुल रकम में से 39,755.08 करोड़ रुपए की राशि कंपनी द्वारा दिए गए कर चुकाने के भुगतान के लिए किया जाएगा। शेष राशि 13,281.05 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कंपनी के सामान्य कार्यों में किया जाएगा। आपको बता दें कि राइट इशू के तहत RIL के प्रत्येक 15 शेयर के बदले 1 शेयर दिया जाएगा। यह शेयर 1257 रुपये प्रति शेयर के मूल्य पर आवंटित किया जाएगा। क्या होता है राइट इशू? दरअसल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियों को जब पैसों की जरूरत होती है तो राइट इशू का रास्ता चुनती है। राइट इशू के जरिए कंपनी अपने शेयर धारकों को अतिरिक्त शेयर खरीदने का मौका देती है। इसके लिए कंपनी की अवधि तय करती है कि इस अवधि में आप कितने शेयर खरीद सकते हैं। दिल्ली बॉर्डर सील करने के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका। कोरोना महामारी के लगातार बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने राजधानी की सीमा को सील करने का ऐलान किया, जिससे लोगों को खासी परेशानी हो रही है। इस बीच सरकार के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल हो गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में राजधानी के 29 बॉर्डर पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स को 1 हफ्ते के लिए सील करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका दाखिल हुई है। याचिका में इस फैसले को अमानवीय करार दिया गया है। हालांकि इस दौरान दिल्ली में मंगलवार की तरह बुधवार को भी रोक रोक कर चेकिंग की गई थी। दिल्ली सरकार ने 1 हफ्ते के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर कड़े प्रतिबंध लगाते हुए बॉर्डर सील करने का फैसला राजधानी की स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों के मद्देनजर लिया जाता है कि दिल्ली में कोरोना मामले के लगातार बढ़ते जा रहे हैं और यह 23,000 के आंकड़ों को भी पार कर गया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में बुधवार रात तक रिकॉर्ड 1,513 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राजधानी में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 23,645 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 9 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या 600 के पार हो गई है। अब तक यहाँ पर 606 लोगों ने जान गंवाई है। खेती की जुताई कर रहा था किसान, जमीन के नीचे मिले सोने चांदी का खजाना। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के जहीराबाद में एक किसान को खेती जुताई करते समय कई सोना और ढेर सारे रत्न मिले हैं। यह कहानी सुनने में फिल्मी लग सकती है, लेकिन सच है। इतनी ही नहीं, किसान को जमीन के अंदर से और भी कई सारे एंटिक्स मिले। ये सभी एंटिक्स सोने, चांदी और तांबे के हैं। गांव के किसान याकूब अली फसल की बुआई के लिए खेतों की जुताई कर रहे थे। जुताई के दौरान उनका हल किसी धातु से टकराया। याकूब अली ने जब जानने की कोशिश की आखिर हल किस चीज़ से टकराया है तो हक्के बक्के रह गए। शुरुआत में उसे 3 कांसे के बर्तन मिले जिससे आभूषण भरे थे।
बाद में और भी कई एंटिंग्स मिले। प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए जमा करवाए 25 लाख, सुप्रीम कोर्ट ने मानी याचिका। मुंबई में वकील सगीर अहमद खान सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री में सेक्रेटरी जनरल के पास 25 लाख रुपए जमा कराएंगे। ये पैसे उत्तर प्रदेश के बस्ती और संत कबीर नगर जिले में रहने वाले प्रवासी मजदूरों को मुंबई से सुरक्षित उनके घर पहुंचाने में खर्च किए जाएंगे। इससे पहले सगीर अहमद खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर प्रवासी मजदूरों को घर भेजने और इस संबंध में सहायता राशि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा करवाने की अपील की थी, जिसे गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। खुलने वाले हैं मंदिर, दर्शक करते समय रखें इन बातों का ध्यान। अनलॉक पहले चरण में 8 जून सारे धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे। कोरोना से बचाव के लिए मंदिरों की तरफ से कई तरह की सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है, लेकिन खुद को बचाने के लिए जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपका भी लॉकडाउन खत्म होने के बाद मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर लगाएं। मंदिरों में भीड़ भाड़ होना आम बात है, ऐसे में खुद के साथ साथ दूसरों को भी सुरक्षा की पहली जिम्मेदारी आपका मास्क लगाना होता है। मास्क लगाने से आप कोरोना से संक्रमित से दूर रहेंगे। मंदिर प्रशासन की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखने की तैयारी की जाएगी, लेकिन आपको खुद भी इसका ध्यान रखना है। मंदिर की कतार में खड़े होते समय आगे वाले व्यक्ति से उचित दूरी बनाकर रखें। दर्शन के लिए अपनी बारी का धैर्यपूर्वक इंतजार करें। बिहार शिक्षा विभाग ने मांगे सुझाव, जल्द खुल सकते हैं स्कूल कॉलेज। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते देश भर में हुए लॉकडाउन का खामियाजा स्कूल कॉलेज छात्र भी भुगत रहे हैं। बिहार में भी पिछले 2 महीनों से भी अधिक समय से स्कूल कॉलेज बंद है, लेकिन अब राज्य सरकार अनलॉक 2 के साथ शिक्षण संस्थाओं को खोलने के लिए तैयारी में आ रहा है। ANI की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद बिहार शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक संस्थाओं को खोलने को लेकर सुझाव मांगा है। शिक्षा विभाग ने इसे देखते हुए छात्र, अभिभावक, शिक्षक और विद्यालय प्रबंधन से भी सुझाव मांगे हैं। स्कूल खोलने का फैसला इसी के आधार पर फैसला लिया जाएगा। बता दें कि बिहार के माध्यमिक शिक्षा निर्देशक गिरिवर दयाल ने बतौर सभी DEO को पत्र जारी कर टास्क दिया है कि 6 दिन तक सभी जिलों के सुझाव प्राप्त करें, जिसको लेकर बिंदुवार 10 प्रश्न भी निर्धारित किए गए हैं। शिक्षा विभाग ने पत्र में कहा है कि अनलॉक फेज में सभी शैक्षणिक संस्थाओं जैसे कोचिंग, स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग खोले जाने का निर्देश प्राप्त होने वाला है। ऐसे में कोरोना संक्रमण के बीच पूरी शैक्षणिक व्यवस्था कैसे संचालित किया जाए, इस पर सुझाव की जरूरत है। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग टॉप 100 में भारत के 8 संस्थान, ये है लिस्ट। टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इस साल भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु देश के अंदर टॉप पोजीशन में है। वही ग्लोबल रैंकिंग में इसको 36वां स्थान मिला है। इसके अलावा भारत के 8 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भी टॉप 100 की लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। वही संस्थाओं की संख्या की बात करें तो 2016 के बाद ये सब अब तक भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। वर्ष 2016 में टॉप 100 में भारत के 8 संस्थान थे। हरियाणा में जुलाई से खुलेंगे स्कूल, अगस्त से कॉलेज, ए रूल होंगे फॉलो। अनलॉक 1 की शुरुआत के साथ हरियाणा सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश शुरू कर दी है। सरकार ने जुलाई से स्कूल और अगस्त से कॉलेज व यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू कराने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने एक तय व्यवस्था तैयार की है। इसके अनुसार पहले चरण में 10वीं, 11वीं, 12वीं क्लास की पढ़ाई होगी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा है कि स्कूल एक चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत 10वीं, 11वीं, 12वीं की क्लास कक्षाएं 1 जुलाई से शुरू करेंगे। इसके बाद 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं क्लास की पढ़ाई इसके 15 दिन के बाद शुरू करें। डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को एक समिति गठन करने के लिए कहा है, जो 7 जून तक स्कूल खोलने के लेकर अपने फीडबैक समेत रिपोर्ट पेश करेगी। पाकिस्तान किसान अब टिड्डियों से कमाएंगे पैसा, मिलेंगे प्रति किलो 20 रुपये। पाकिस्तान सरकार भी टिड्डियों के हमले से परेशानी, इससे छुटकारा पाने के लिए पाक सरकार अपनी पायलट परियोजना का विस्तार करने जा रही है। इसके तहत किसानों को टिड्डियों को पकड़ने के बदले प्रति किलोग्राम 20 रुपये का भुगतान किया जाएगा। इन टिड्डियों का इस्तेमाल मुर्गियों के लिए प्रोटीन युक्त दाने बनाने में किया जाएगा। क्या है कोल्ड वॉर? यूएस चीन तनाव को लेकर हो रही जिसकी चर्चा सालों बटे रही दुनिया। यूएस चीन तनाव के बीच शीत युद्ध की चर्चा हो रही है। कोल्ड वॉर के कारण 45 साल तक दुनिया 2 गुटों में बटी रही। बता दें कि कोल्ड वॉर अस्त्र शस्त्रों का युद्ध न होकर धमकियों तक ही सीमित युद्ध है। इस युद्ध में कोई वास्तविक युद्ध जमीन पर नहीं लड़ा गया। इस युद्ध में दोनों महाशक्तियों ने अपने वैचारिक मतभेद ही प्रमुख रखे। यह एक प्रकार का कूटनीतिक युद्ध था। शीत शब्द का उपयोग पहली बार अंग्रेजी लेखक जॉर्ज ऑरवेल ने 1945 में प्रकाशित अपने एक लेख में किया था। शीत युद्ध का ऐसा वाक्य युद्ध था जो
कागज के गोलों, पत्र पत्रिकियों, रेडियो और प्रचार साधनों तक ही लड़ा गया। इस युद्ध में न तो कोई गोली चली और न कोई घायल हुआ। दोनों महाशक्तियों ने अपना सर्वस्व कायम रखने के लिए विश्व के अधिकांश हिस्सों में परोक्ष युद्ध लड़े। युद्ध को अशस्त्र युद्ध में बदलने से रोकने के लिए सभी उपयोगों का भी प्रयोग किया गया। यह केवल कूटनीतिक उपयोगों द्वारा लड़ा गया जाने वाला युद्ध था, जिससे दोनों महाशक्तियों को एक दूसरे को नीचा दिखाने के सभी उपायों का सहारा लेती रही। इस युद्ध का उद्देश्य अपने अपने गुटों में मित्र राष्ट्रों को शामिल करके अपनी स्थिति मजबूत बनाना था, ताकि भविष्य में प्रत्येक अपने अपने विरोधी गुट की चालों को आसानी से काट सके। यह युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य पैदा हुआ अविश्वास व शंका की अंतिम परिणति था। भारत और चीन के कोर कमांडर की शनिवार को बैठक, सीमा पर तनाव कम करने पर होगी चर्चा। लद्दाख में भारत और चीन के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों को बीच सीमा पर तनाव खत्म करने के लिए 6 जून यानी शनिवार को अहम मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग में फिंगर एरिया का मुद्दा छाया रह सकता है, क्योंकि गैलवान घाटी में चीन ने अपने कैंप पर कर लिए है, जिससे ऐसा लगता है कि गैलवान घाटी में तनाव कम करने के लिए चीन तैयार है। लंबी चली प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम के बीच की मीटिंग 40 ने बल्कि 70 मिनट तक चर्चा। विदेश मंत्रालय के सचिव विजय ठाकुर ने कहा कि मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बीच हुई मीटिंग का ब्यौरा बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के बीच की मीटिंग 40 मिनट तक तय की गई थी, लेकिन वह मीटिंग 70 मिनट तक बढ़ा दी गई। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने 4 मौक़ों पर अपनी पिछली बैठकों की भी याद कर लिया। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने कोरोना महामारी को लेकर भी बातचीत की। पीएम मॉरिसन ने पीएम मोदी की तकनीक इस्तेमाल की सराहना भी की। दोनों देशों का यह संबंध इंडो पैसिफिक क्षेत्र और दुनिया में स्थिरता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच गुरुवार को वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते साइन किए गए। पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बीते कुछ सालों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध काफ़ी मजबूत रहे। तो दोस्तों ऐसे ही देश और दुनिया की खबरें जानने के लिए अगर आपने अभी तक हिंदी समाचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बाजू में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा डेली उसकी न्यूज़ के वो अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।